नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सत्ता पक्ष विधायक दल की बैठक आज सीएम मनोहर लाल विधायक दल की लेंगी बैठक। तो हरियाणा भवन में 3 बजे बैठक होगी। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार रहेंगे मौजूद। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को लेकर ये बैठक की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां सत्ता पक्ष विधायक दल की आज बैठक होगी। तो सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा भवन में 3 बजे बैठक होगी, जहां राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर ये बैठक की जाएगी। हरियाणा भवन में 3 बजे बैठक होगी, जहां राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार मौजूद रहेंगे। तो वहीं इसके अलावा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां 46 नगर निकायों की मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में सफेदों को छोड़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। जानकारी के मुताबिक सफेदों के वार्ड नंबर 8 में ईवीएम का डिस्प्ले खराब हुआ था, और जिस वजह से जो है ईवीएम के वोटों की गिनती नहीं हो पाई, ईवीएम मशीन में दर्ज वोटों की गणना नहीं हो पाई। तो वहीं 24 जून को सफेदों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। की मतगणना का संपन्न हो गया और राज्य के अंदर जो राज्य निर्वाचन आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया था, वह सफेदों को छोड़ करके हरियाणा में, क्योंकि सफेदों में वार्ड नंबर 8 पर 24 जून को पुनर्मतदान होगा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बैठक की। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन की जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ड्रैगन फल, खजूर फल और मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके योजना तैयार करें और किसानों को किफायती और गुणवत्तापूर्वक बीज मुहैया करवाने के लिए नई प्रणाली विकसित करें, जिससे कि किसानों को अच्छे और किफायती बीज उपज के लिए मुहैया हो सके। वहीं बागवानी विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो युवाओं को ड्रैगन, खजूर और मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने के साथ साथ प्रशिक्षण दिलाने का भी काम करेगी। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर अभय चौटाला ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कहते थे इनेलो खत्म हो गई है, उनको जवाब मिल गया है। शहरों के चुनाव में पार्टी से 5 लोग जीतकर आए हैं, जो हर जगह से 2 से 5 पार्षद जीते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा वोट बैंक 15% है, जबकि पिछली बार ये 1.5% था। जो ये कहते थे एक थी इनेलो, उनसे जाकर के पूछो कि आज इनेलो कहाँ खड़ी है। इन शहरों के चुनाव में हमारे 5 आदमी जीत करके आए चेयरमैन के पद। हर वो जहाँ के निकाय के चुनाव है, हर जगह हमारे 2-2, 4-4, 5-5 जो है पार्षद भी जीते हैं। हमारा वोट बैंक 15% पे पहुंचा है शहर के अंदर, जबकि पिछले विधानसभा के चुनाव में 1.5% पे थे हम। अब हम 15% पे हैं, और आने वाला विधानसभा का जब चुनाव होगा तो आप मान के चलो हम 15 की बजाय 35% पे आएंगे। इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी। जो लोग सरकार बनाने का दावा करते थे, उनकी तो फूंक निकल गई, उनकी दवा निकल गई। कांग्रेसी तो साफ हो गई। हुड्डा तो अपने तीनों जिलों में जहां वर्चस्व दिखाता था, कहता था यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं है। उन तीनों जगह पे कांग्रेस जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं उनकी जमानत भी नहीं बची। जो ये कहते थे एक थी इनेलो, उनसे हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव के नतीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नतीजे पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में जनता का अपने प्रतिनिधियों के लिए चुनाव करना प्रजातंत्र की बड़ी सफलता है।
ये एक बड़ा चैलेंज था, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन सबके सहयोग से, टीम वर्क से हमने पहले से ही एक किस्म से लामबंदी कर रखी थी। हमने प्रयास पहले से ही कर रखे थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और राज्य प्रशासन की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से तथा डीजीपी की तरफ से हमें पूरा सहयोग रहा। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हमें उचित मात्रा में, उचित संख्या में उपलब्ध कराए गए, पुलिस ऑब्जर्वर भी और जनरल ऑब्जर्वर भी। इसी तरह से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 21 जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी उपलब्ध कराए गए, जिससे सभी उम्मीदवारों पर चेक रखा जा सके उनके खर्चे के ऊपर। तो सबके सहयोग से ये ठीक हो पाया। सब लोग चाहते हैं कि चुनाव न केवल निष्पक्ष रूप से हों, बल्कि निष्पक्ष रूप से हुए दिखने भी चाहिए। और आप सब लोगों ने मेरे साथ देखा है कि कहीं से किसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैये की कोई शिकायत नहीं मिली है, ना ही कहीं से कोई खबर आई है। ये एक बड़ा चैलेंज था, जैसे मैंने पहले। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी वहां पर पहुंचे और उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं और उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको पुष्प अर्पित करे। तो आपको बता दें कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उनको माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर सीएम योगी ने उनको पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। तो वह इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं, अन्य लोग वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। में आगे बढ़ते हैं जहां खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को आपको बता दें कि जहां पर सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को खेल अकादमी की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे देश भर से आने वाले खिलाड़ियों को यहां बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जा सके। तो वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है, जिससे देश को ये उदाहरण मिले कि हरियाणा न केवल अपने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाएं प्रदान करता है, बल्कि चोटिल होने के कठिन दौर में उनका सहयोग भी करता है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को पुनर्वास केंद्र के सुचारू संचालन के लिए प्रबंधन को तत्काल आउटसोर्स करने के भी निर्देश दिए। तो आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर मुद्दे पर अपना बलिदान दिया था।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान स्वतंत्र भारत का एक ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन कश्मीर के लिए किया, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के नाम पर देश की एकता और अखंडता के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जो प्रवृत्ति थी, इसके खिलाफ आवाज दी थी और बहुत स्पष्ट कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे, महान समाजसेवी थे, महान राजनीतिक चिंतक, सुधारक और भारत की एकता और अखंडता के प्रवर पक्षधर, भारत माता के एक महान सपूत भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान का परिणाम ही है कि आज कांग्रेस की दुर्विसंधि के कारण कश्मीर के खिलाफ और देश के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, धारा 370 को कश्मीर पर थोप करके अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो कुत्सित मंशा के साथ इस देश पर इस प्रकार के नाजायज कानून थोपने के प्रयास हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर धारा 370 से मुक्त होकर के भारत के एकता और अखंडता के लिए, विकास के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपने देखी लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर चंडीगढ़ से है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने 2025 तक हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। साथ ही कहा कि 4 मेडिकल कॉलेज नारनौल के कोरियावास, जींद, करनाल और भिवानी में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी 2025 तक प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य तक तय सीमा पर पूर्ण करने को लेकर लगातार इसकी समीक्षा करते हैं। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद, स्थापित करने और उनके रखरखाव के कार्य को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एजेंसियों से करवाने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश में ड्रोन पॉलिसी के तहत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए महानिदेशक सीआईडी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठन करने के आदेश दिए, ताकि प्रदेश में ड्रोन का अनाधिकृत उपयोग न हो और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही न हो सके। इस कमेटी में उपायुक्त अंबाला, पुलिस अधीक्षक अंबाला, विधि परामर्श विभाग के सदस्य होंगे और कमेटी को अपनी रिपोर्ट 15 दिन में देनी होगी। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर ड्रोन पॉलिसी के तहत समीक्षा बैठक हुई, तो वही मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस बैठक की अध्यक्षता की और जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसमें एक टीम का गठन किया जाएगा और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी।
पानीपत में तालाब से मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बच्चे का शव एक बोरी में बांधकर तालाब में फेंका हुआ था और उस पर 10 ईंट भी रखी हुई थी, जिससे शव दिखाई ना दे। तो वहीं तहकीकात में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है और आरोपियों ने बताया कि बच्चे के अपहरण के बाद आरोपियों ने 10 मिनट के अंदर ही हत्या कर दी थी और शव तालाब में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। 364 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है और 9.25 साल का लड़का है और उसको उनके जो साझीदार थे उन्होंने उसका अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया और डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है और दोनों जो मुलजिम है हमने अरेस्ट किया। गाँव में रखा चला, भाई फोन आ गया, भाई गाँव में से बच्चा गायब हो गया। हमारे तो पड़ोस की बात है, घर घर की बात है, भाईचारा हमारा तो अपना आपस में। तो पर्चा लिख के घेर दिया उन्होंने, भाई अगर जो पुलिस से तना करी तो हम बच्चे ना मार देंगे, 15 लाख रुपए दे दियो, जो तना करी तो हम बच्चे ना मार देंगे। तो वही काम करा इन्हें, बच्चा मार दिया। बच्चा क्या कसूर था? अगर भाई पैसे ही लेने थे, पैसे की कमी थी तो बैंक लोन ले लेंदे, बन की टाल कर दे, या भाई पैसे लेगा नेट जंदे, भाई मेरे भाई पैसे बन दे, आज खड़े थे गाँव आगे, मेरे भाई मेरे पैसे दे। तो ये पूरा मामला पानीपत का बताया जा रहा है, जहां पर एक मासूम की हत्या करके उसका शव तालाब में फेंक दिया गया। तो वहीं उसके शव के ऊपर 8 से 10 ईंटें भी रख दी गई ताकि शव किसी को ना दिखाई दे। तो वहीं मासूम का शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और अब पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। बल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले एक बार फिर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला तेगांव रोड का है, जहां बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने युवक को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले का जायजा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में भी जुट गई। तो वहीं पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की उम्र 45 साल थी। तो बल्लभगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 45 साल के युवक की बदमाशों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। सुबह एक सूचना मिली थी हमने, अब भाई एक एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ डेड बॉडी पड़ी है। तो उस सूचना पे गए हम, तो वहाँ पता लगा कि भाई ये पीछे से आ रहा था और यहाँ गिर गया है ये, तो इसकी मृत्यु हुई है। तो पता करने के बाद हमने पता जोई की तो वहाँ झगड़ा होना पाया गया और झगड़े से वहाँ मारपीट हुई है इसके साथ। फिर वो आदमी वहाँ से निकल गया तो उसकी डेड बॉडी वहाँ जा गई। रेवाड़ी में एक दुकान में आग का तांडव देखने को मिला। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एक फोटोग्राफर की दुकान में अचानक आग लग गई। तो वहीं आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया। तो इस सूचना के बाद दमकल की गाड़ी आधे घंटे की देरी से पहुंची। तब तक दुकान जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि दमकल विभाग का कार्यालय स्टूडियो से कुछ ही दूरी पर है। वही आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फोटोग्राफर की दुकान में आग लग गई और उसके बाद देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और पूरी दुकान जो है वो जलकर खाक हो गई। हालांकि दमकल विभाग को सूचित भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके दमकल विभाग की गाड़ी आधे घंटे देरी से पहुंची और जिस वजह से दुकान जो है तब तक वो दुकान जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। साइबर सिटी के सेक्टर 37 में एक कपड़े की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर लगी, जिसे देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। तो वहीं दमकल विभाग को सूचना मिलते ही गुरुग्राम के अलग अलग दमकल केंद्रों से दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। गुरुग्राम की खबर आपको बता रहे, जो सेक्टर 37 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
सेक्टर 37 में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। तो वहीं तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो वहीं दमकल कर्मियों ने मौके में पहुंचकर आग पर जो है वो काबू पाया। हालांकि अभी इस पूरे मामले में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो वहीं आग लगने के कारणों का भी पता भी नहीं चल पाया है। लगभग 2:30 बजे के करीबन हमारे को सूचना मिली थी कि भाई ऐसे जो गारमेंट्स की फैक्ट्री है उसके अंदर फायर हो गई है। तो हमने गाड़ियाँ निकाली है, सेक्टर 37 से निकाली हैं, फिर भीमनगर से 29 से सारे में गाड़ियाँ निकाल दी हैं। अभी हमारा काम चल रहा है, अभी सिचुएशन का देख कर जाकर। फरीदाबाद में केंद्र सरकार और एनजीटी के 1 जुलाई से पॉलिथीन पर पाबंदी के आदेश के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने साफ कहा कि सिंगल यूज पॉलिथीन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वही मामले में दुकानदारों का कहना है कि सरकार और प्रशासन को ये स्पष्ट करना चाहिए कि दुकानदारों को किस तरह की पॉलिथीन बेचनी है और किस तरह की नहीं, क्योंकि ये बात उनके रोजगार और परिवार से जुड़ी हुई है। सरकार ने सफिशिएंट टाइम दिए हैं सभी हमारे जो बिजनेसमैन को, ताकि हम अपग्रेड करें। ये एक दिन नहीं, आज से 1 साल पहले सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई 2022 से हम सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करेंगे। ये हमारी सरकार की भी कमिटमेंट है यदि वर्ल्ड फोरम में बात करें, और ये सभी के फायदे के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमने अपनी टीम्स बना दी, सभी एसडीएम, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी जो भी एरिया में लोगों को अवेयर करेंगे। 30 जून तक अवेयर करेंगे। मैंने निगम के भी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपनी टीम बना के, जो कमिश्नर या बाकी नीचे हमारे जो भी अधिकारी हैं उनकी टीम। साइबर सिटी में स्वाद का उस्ताद टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के 10 शहरों की गृहिणियों ने हिस्सा लिया। वहीं शेफ नितिन बजाज की माने तो देश भर के 10 शहरों में लगभग 50 लोगों के खाने को टेस्ट किया गया, जिसमें बेहतर खाना बनाने वाले 10 लोगों को हंट के लिए चुना गया, जो कि अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर रहे। वहीं शेफ नितिन की माने तो उनके लिए 10 में से एक फाइनलिस्ट को चुनना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कड़ी टक्कर के बाद एक फाइनलिस्ट उस्ताद उन्हें मिल ही गया। नमस्ते इंडिया स्वाद के उस्ताद एज ए कॉन्सेप्ट जब हमने सोचा तो हमारा मकसद था आम लोगों के घरों में पहुंचना, कॉमन बेस्ट शेफ जो अपने आप को मानता है, जिसके अंदर टैलेंट है, उसके हुनर को एक प्लेटफॉर्म देना जहां पे वो ये बता सके, दिखा सके, दुनिया तक पहुंच सके कि मैं एक शेफ हूं, और उसके सपनों को एक नई पहचान मिले, एक नई उड़ान मिले उसके पंखों को। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने लोगों को 10 अलग अलग शहरों में पार्टिसिपेशन के लिए बोला। 10,000 से ज्यादा एंट्रीज आई, लोगों ने बहुत खुल के पार्टिसिपेट किया, उभर के आने का, अपना वो खाना बनाएं और अपने पूरे भारत देश में दिखाएं कि वो अपने टैलेंट्स, अपने हुनर से क्या क्या कर सकते हैं। और जो भी हमारा विनर रहेगा उसको पूरे देखा जाए तो हमारे देश में उसको एक नाम मिलेगा, एक उसको ताज मिलेगा इंडिया के पहले स्वाद के उस्ताद का। यदि बात करूँ कितनी पार्टिसिपेंटों ने इसमें हिस्सा लिया है, किस तरह से राउंड चले? जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो हमने ट्रैवल किया 10 अलग अलग शहरों में, हमारे भारत के हमने 10 खूबसूरत शहरों में ट्रैवल किया। वहाँ पे हमने अपने कंटेस्टेंट्स के घर जाके उनका खाना चखा। जो हमारे कंटेस्टेंट थे वो थे 50 कंटेस्टेंट्स, जिनके हमने घर घर जाके उनका खाना टेस्ट किया। तो गुरुग्राम की खबर आपको बता दें, जहां गुरुग्राम में स्वाद का उस्ताद टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें 10 शहरों की गृहिणियों ने जो है वो हिस्सा लिया और अंत में 10 प्रतिभागी फाइनलिस्ट बने, जिसमें से एक स्वाद का उस्ताद चुना गया।
और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है, जहां एक कार में एमबीबीएस के 3 छात्र जल गए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से, जहां कार में जिंदा जले एमबीबीएस के 3 छात्र। तो वहीं मेरठ झज्जर हाईवे पर छात्रों की गाड़ी में आग लगी, जिसके बाद बैरिकेड्स में टकराने के बाद गाड़ी में आग लगी थी। तो वहीं आपको बता दें कि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पीजीआई रेफर किया गया है। कार में 6 छात्र सवार थे, जिसमें से 3 जिंदा जल गए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से, जहां कार में एमबीबीएस के 3 छात्र जिंदा जल गए। तो वही बैरिकेड से टकराने के बाद गाड़ी में आग लगी थी, और जिसके बाद 3 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पीजीआई रेफर किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से। तो मेरठ झज्जर हाईवे पर छात्रों की गाड़ी में आग लगी थी, जिसके बाद बैरिकेड से टकराने के बाद ये गाड़ी में आग लगी। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें 3 छात्र जल गए, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुरी तरह से जो है वो कार क्षतिग्रस्त हुई है। बैरिकेड से टकराने के बाद कार में ये आग लगी है, और जिसमें 3 एमबीबीएस के छात्र जल गए। तो वही 3 की हालत अभी भी बेहद गंभीर बताई जा रही है, और जिनको पीजीआई रेफर किया गया है। और इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त गाड़ी में भीषण आग लगी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस भीषण सड़क हादसे में, इस हादसे में जो है इस पूरी कार में जो है 6 छात्र सवार थे, जिसमें से 3 जिंदा जल गए, जबकि 3 की हालत गंभीर है और उनको पीजीआई रेफर किया गया है। तो मेरठ झज्जर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए। लाजपत, ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां 3 छात्र जो है वो जिंदा जल गए। क्या है पूरा मामला? तो यहाँ पे तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क टूट गया है। लाजपत से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप घटनास्थल की देख सकते हैं, जहां पर कार में जो है वो भीषण आग लगी, और जिसके बाद 3 एमबीबीएस के छात्र जो है वो इस घटना में, इस हादसे में जल गए। हालांकि 3 की जो है हालत गंभीर बनी हुई है, और उन्हें पीजीआई रेफर किया गया। तो कार में कुल 6 छात्र सवार थे, जिसमें से 3 जो है वो जिंदा जल गए। हालांकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो मेरठ झज्जर हाईवे पर ये हादसा हुआ है। तो ये भी आपको जानकारी दे दें कि बैरिकेड से टकराने के बाद कार में आग लगी थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, ये भीषण हादसा हुआ है, 3 छात्र जो है वो जिंदा जल गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये 6 छात्र थे इस गाड़ी में, जिनकी 3 की हालत नाजुक है, और 3 छात्र जो थे वो रोहतक पीजीआई के इसी गाड़ी में थे, और जिनको तीनों जलकर राख हो गए हैं, और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी जो पुलिस प्रशासन जो है, राई थाना प्रभारी एसएचओ जो पूरे प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं, और लगातार ये बीती रात की घटना है। और जो छात्र थे, 6 छात्र थे इस गाड़ी में, और ये रोहतक पीजीआई के डॉक्टरी कोर्स कर रहे थे, और जो कि इन्होंने योजना बनाई कि हम हरिद्वार चलते हैं, नहाने के लिए चलते हैं, क्योंकि जो घायल छात्र हैं उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने बताया है। अभी पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। ये हाईवे जो है यूपी को जोड़ता है और हरियाणा को जोड़ता है, काफी बड़ा हाईवे है। अभी इसमें काम चल रहा है, और इस काम को लेकर ये जो एनएचआई की तरफ से जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जो पत्थर लगाए गए थे, उन पत्थरों में ये गाड़ी टकराई है। और इस गाड़ी की स्पीड जो अंदाजा जो लगाया जा सकता है 100+ गाड़ी की स्पीड होगी। और ये इतना बड़ा हादसा है कि आज दुखदायी बात है, और ये पूरी बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर जिन छात्राओं को बनना था, आपको पता है कि डॉक्टर की डिग्री लेने में कितना प्रयास होता है, और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो काफी बड़ा एक हादसा है। और रोहतक पीजीआई में ये बच्चे थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाजपत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर 10 से फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।